मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम फिर से गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर है। अंकों की हमें बतानी है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी छोटी, और उनका क्या करना है, अंतर का मतलब घटाना है। ठीक है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारे 9,99,999। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो यहाँ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला गया है, तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है, उसको हम 6 बार लिख देंगे। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोले तो 9 को 5 बार लिख देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोले तो 9 को हम 4 बार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 अंकों की बोला था तो 9 को कितनी बार लिख दिए? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गई? 9,99,999। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब बात की जा रही है 6 अंकों की छोटी से छोटी। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है हमारी 1 लाख। क्या होती है? 1 लाख होती है। अगर ऐसे नहीं पता है तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है हमारे? 0। कौन सा होता है? 0। तो 0 को हम कितनी बार लिख देंगे? 5 बार और 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 लगा दिए, हो गए 6 अंक हो गए हमारे। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो गई हमारे? 1 लाख हो गई। ठीक है, अब उनका क्या करना है? अंतर का मतलब घटाना है। तो घटाएंगे, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9 और 9 में से 1 गया तो 8। तो क्या आ गया? 8,99,999 हमारे इनका अंतर आ गया। तो हमारा डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 84, 140 तथा 70 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम या यूं कहे लसप क्या होगा? तो इनका हम लसन निकालेंगे। संख्याएं हमें दी हुई है 84, 140 और 70। तो हम भाग विधि से जब इसको निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं का इनमें भाग देंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारे 2। क्या 2 का भाग हमारे इन संख्याओं में जा रहा है क्या? तो 2 का भाजकता का नियम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। तो देखिए 70 में इकाई का अंक 0 है तो इसमें तो जाएगा, 140 में इकाई का अंक 0 है तो इसमें भी जाएगा, 84 में इकाई का अंक 4 है तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार गया। 140 में कितनी बार गया? 2 7 14, भाग टूट कीजिए 70 बार। 70 में कितनी बार गया? 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 35 बार चला गया। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो 42 और 70 में तो जा रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसका 0 है। लेकिन 35 में इकाई अंक 5 आ गया तो 35 में तो नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। 42 में जा रहा है 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 बार। 70 में जा रहा है 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। और 35 में नहीं जा रहा, हम 35 को ऐसे ही लिख देंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो 35 में तो नहीं जा रहा है। 21 में इकाई अंक 1 आ गया तो 21 में भी नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या आती है? 3। क्या 3 का जाएगा क्या? तो 3 का भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 5 और 3 8 हो गए इसके अंकों का योग। तो 8 में तो 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 35 में भी नहीं जाएगा। ये 35 है तो इसमें भी नहीं जाएगा। और 21 में अंकों का योग 2 और 1 3 हो गया। 3 में 3 का जाता है एक बार तो 21 में भी जाएगा। तो जिसमें जाएगा उसमें तो हम देंगे। 3 7 21, 35 में नहीं जा रहा, 35 को ऐसे लिख देंगे और 35 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब 7 आ गए यहाँ पे, तो 7 तो हमारी अभाज्य संख्या है, 7 में तो 7 का ही जाएगा। 35 में 3 का तो गया ही नहीं पहले, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5। क्या 5 का चला जाएगा क्या?
तो 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाएकांक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो संख्या 5 से हमारी विभाजित हो जाती है। तो इसका एकांक 5 है, इसका 5 है, तो इसमें 5 का चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 7 35, 5 7 35। अब तीनों जगह 7 7 आ गए, तो 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में तो 7 का ही जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, इनका लसन निकाल लेंगे, 84 140 70 का लसप बराबर, तो लसक क्या होगा, तो इसके भाज्य गुणनखंड आए थे, यानी अभाज्य संख्या क्या क्या आई थी, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, इनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, और 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा किया तो 0 6 7 42, यानी 420। क्या आ गया हमारा लसन, 420 आ गया, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 420। अगला प्रश्न है हमारा कि ए एक संख्या है, ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। ठीक है, इस गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग कर देने पर 151 प्राप्त होता है, तो संख्या ए क्या है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ पर जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, घटाने के लिए सारी चीजें हमारे आ गई है। तो एक कौन सी संख्या है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए, तो ऑप्शन से हम इस संख्या को रख रख कर देखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए हमारा ऑप्शन है 14, तो ए बराबर हम 14 मानकर चलते हैं कि ए संख्या हमारी क्या है, 14 है। ठीक है, अब ए में 5 जोड़कर, तो 5 जोड़ते हैं ए में, तो कितने हो गए, 19 हो गए। तो 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए, तो ये 10 से हमने गुणा कर दिया, तो गुणा करके गुणनफल में से 8 घटाकर, तो गुणनफल आया 190, उसमें से 8 घटाना है, तो 8 घटा देंगे हमारे, तो कितने बच जाएंगे हमारे, 182। ठीक है, अब प्राप्त संख्या को 2 से भाग कर देना है, तो 2 से भाग करेंगे तो ये बटा में 2 लिख दिया, या इधर से लिख सकते हैं भाग, तो 2 का भाग कर देने पर 151 प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्या प्राप्त होते हैं, 2 से भाग करते हैं तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, यानी 91 प्राप्त हो रहे हैं, जबकि 151 प्राप्त होना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ए ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन है हमारा ये 18, तो ए को हम क्या मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, हमारे 18 है, बी ऑप्शन मानकर चलते हैं। तो 18 है, अब क्या करना है, ए में 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ देते हैं, तो ए में 18 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 23, कितने हो गए, 23। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 10 से गुणा कीजिए, तो 10 से गुणा करेंगे 23 को, तो कितने हो गए, 230। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, गुणनफल में से 8 घटाकर, तो 8 घटाते हैं तो 230 में से 8 गए तो 222। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग कीजिए, 2 से भाग कर दिया, तो 2 से भाग करने पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया, 111। तो 100 क्या आना चाहिए, भाग देने पर प्राप्त 151 प्राप्त होता है, तो हमारे तो 111 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन से करते हैं, तो ए बराबर हम 26 मानकर चलते हैं, तो ए बराबर 26 माना, तो ए में 5 जोड़ते हैं, तो 26 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 31 हो गए। फिर क्या बोला है कि 10 से गुणा कीजिए, तो 31 को 10 से गुणा करेंगे तो 310 हमारे हो गए। ठीक है, गुणनफल में से क्या कर दीजिए, 8 घटा दीजिए, 8 घटा दिए तो कितने बच गए हमारे, 302। फिर क्या बोला है, 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो क्या आ गया, 151। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था कि भाग देने पर 151 प्राप्त होता है, तो हाँ प्राप्त हो गया हमारे 151। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 26 है, वो संख्या क्या है, 26 है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारे 26 हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है एक कार 16% हानि पर 42,000 रुपए में बेची गई, उस कार का क्रय मूल्य क्या है। यानी हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, हानि दी हुई है, हानि बराबर 16% और हमें क्या दिया हुआ है, 42,000 रुपए में बेची गई। तो बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारे 42,000 रुपये और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत से
क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 गुणा में विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 गुणा में विक्रय मूल्य है 42,000 बटा में 100 माइनस हानि हमारे 16। तो 100 गुणा में 42,000 बटा में 100 में से 16 गए तो कितने बच गए हमारे 84। कितने बच गए 84। ठीक है, तो काटते हैं, कट रहे हैं क्या, तो 2 से काट लिया, 7 से भी कट जाएगा ये, तो 7 से 7 एकम 7 और 1 बच गए हमारे 7 दूनी 14 12 बार, और 7 से 7 छंग 42 6000 बार कट गया। और फिर 6 से काट लेते हैं, तो 6 से 6 दूनी 12 6 से कट गया हमारे 1000 बार, और 2 से काटते हैं तो 2 से कट गया हमारे 500 बार, और 500 को 100 से गुणा किया तो 50,000, यानी 5 एकम 5 और 4 जीरो, तो 50,000 रुपये आ गया। क्या आ गया 50,000 रुपये, यानी उस कार का जो क्रय मूल्य है वो कितने में खरीदी गई थी 50,000 में खरीदी गई थी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपये पर साधारण ब्याज 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 4 वर्ष, यानी क्या दिया हुआ है समय, समय क्या दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, और 28,000 रुपये पर पूछा गया है, तो 28,000 रुपये क्या है हमारे मूलधन, मूलधन बराबर 28,000 रुपये। फिर क्या कहा है, साधारण ब्याज 7,000 रुपये हो जाएगा 4 वर्षों में, 28,000 रुपये पर साधारण ब्याज 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज भी हमें दिया हुआ है, ब्याज बराबर कितना 7,000 रुपये। हमें समय दे दिया, मूलधन दे दिया और ब्याज दे दिया। हमसे क्या पूछा गया है, किस वार्षिक दर से। देखो समय वर्ष में, दर भी वार्षिक में, दोनों समान, ये भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो दर हमें निकालनी, तो दर का सूत्र होता है 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है 7,000 बटा में मूलधन कितना 28,000 बट गुणा में समय कितना 4 वर्ष। तो 3 जीरो से तो हमारे ये 3 जीरो गए, 7 से 7 एकम 7 7 चौक 28 4 बार, और 4 से गया ये 100 25 बार, तो क्या आ गया 25 बटा में 4। तो मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 4 छंग 24 और 1 बच गया, तो 6 सहित 1 बटा में 4, और दर है इसलिए प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो 6 सही 1 बटा में 4 प्रतिशत। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई 4 संख्याओं x, y, z एवं t में से प्रत्येक में केवल एक बार दर्शित जगह पर 9 है। ठीक है, तथा शेष सभी अंक 9 से कम है, यानी 9 से छोटे अंक के सभी जगह पर। तो ये 4 संख्या आपको दर्शाई हुई है x, y, z और t। ठीक है, और जहां पर 9 दर्शाया हुआ है वहीं पर ही एक बार प्रयोग हुआ है, बाकी जगह जो ये स्टार के चिन्ह आपको दिख रहे हैं यहाँ पर उससे छोटे अंक ही है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, यानी x, y, z और t में कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए z में 9 इकाई के अंक पर है और बाकी इसमें 9 से कम आ जाएंगे। z में 9 सबसे मतलब 1000वें स्थान पर है और बाकी सब में ये स्टार लगे हुए यहाँ पर 9 से कम अंक है। y में देखते हैं तो यहाँ सैकड़े पर है और बाकी जगह 9 से कम आएंगे, और x में 9 हमारे दाई पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 9 से छोटे आएंगे तो 9 यहाँ पर आखिरी में आया हुआ है, यानी पहले नंबर पे आया। इधर से देखिए इकाई से तो 1000 पे आया है और किसी में भी नहीं है, तो सबसे बड़ा ये अंक है, सबसे पहले नंबर पे आ गया। तो जब हम बड़ी और छोटी संख्या जब समान होती है, समान अंकों की संख्या होती है और हमें बड़ी और छोटी ढूंढनी होती है, तो हम सबसे पहला वाला अंक वहां पर देखते हैं, जिसका सबसे पहला अंक बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला अंक इसमें 9 है और सभी में स्टार है, तो इसका मतलब स्टार है मतलब 9 से कम ही आने वाले हैं। तो हमारी जो जेड वाली जो संख्या होगी
वो हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाए, क्योंकि और में सभी जगह क्या आएंगे, 9 से कम आएंगे। तो 9 पहले अंक पर 9 हमारे जेड में दिखा हुआ है और सभी में 9, कोई में सैकड़े पे, कोई दाई में, किसी में इकाई में। तो जेड वाली जो संख्या होगी वो हमारे सबसे बड़ी होगी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी जेड हमारे सबसे बड़ी संख्या होगी। हमें बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या होगी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है संख्याएं 1.6, 3.5, 4.2, 5.3 और 6.4 का औसत क्या होगा। यानी औसत हमें निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत यानी एवरेज, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब सारी संख्या हमारी दशमलव में दी हुई है। तो पहली संख्या 1.6 प्लस 3.5 प्लस 4.2 प्लस 5.3 प्लस 6.4, ये हमारी राशियां हो गई। अब राशियों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो बटा में 5। ठीक है, आगे इनको जोड़ते हैं तो हम इस तरीके से एक के नीचे एक जमाकर जोड़ सकते हैं, ताकि हमारी दशमलव जो संख्या है वो गलत नहीं जुड़े। तो 1.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 3 और फिर 5, फिर पॉइंट, पॉइंट से पहले 4, पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट से पहले 5 और पॉइंट के बाद में 3, फिर पॉइंट, पॉइंट से पहले है 6, पॉइंट के बाद में 4। तो सभी समान दशमलव है। समान दशमलव का मतलब है दशमलव के बाद सभी में एक एक अंक है, तो सभी समान दशमलव। अब इनको जोड़ते हैं आराम से। तो 6 और 5 हो गए हमारे 11, और 11 में 2 जोड़े तो 13, और 13 में जोड़े तो 3 जोड़े तो कितने हो गए, 16, और 16 में 4 जोड़े तो 20। तो 20 की 0, हासिल के 2, दशमलव के नीचे दशमलव यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब जोड़ते हैं, ये तो हासिल का है, 3 और 1 हो गए हमारे 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, और 19 में हासिल के 2 जोड़े तो 21, यानी 21.0 हो गया। तो 21.0 का मतलब क्या हो गया, 21 हो गया। तो 21 बटा में 5। ठीक है, तो 5 का भाग लगाते हैं। तो 5 चौके 20, 5 से 5 चौके 20, कितने बच गए 1, भाग नहीं जा रहा तो आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट, और पॉइंट लगते हैं यहाँ पर 0। तो 5 से 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा तो 4.2। ऐसे नहीं आता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि दशमलव में आपको बनाना है तो 5 चौक 20, कितने बच गए 1, भाग नहीं जा रहा, आगे बढ़ाना है, दशमलव में करना है भाग, तो यहाँ पॉइंट लगा देते। पॉइंट लगाने का मतलब है हम 1 0 उतार लेंगे। तो 5 से 5 दूनी 10, कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10, तो चला गया पूरा दशमलव के बाद 1 अंक के बाद ही हमारा भाग पूरा चला गया। तो 4.2 आ गए। अगर मिश्र भिन्न में दिए होते तो हम मिश्र भिन्न में बदल लेते। ठीक है, तो हमारे दशमलव में दिए हुए थे आंसर, तो हम दशमलव में बदल लिए। तो क्या है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4.2, यानी 4.2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें आंसर दिया होता है हम उसमें बदल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ दशमलव में दिए हुए थे ऑप्शन, तो हमने दशमलव में बदल लिया। अगर भिन्न में दिए होते भिन्न में, अगर मिश्र भिन्न में दिए होते तो मिश्र भिन्न में हम बदल लेते। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि किस धन के 40% का मान 120 रुपए, यानी कौन सा धन है जिसके 40% का मान 120 रुपए। तो एक तरीका है कि यहाँ धन हमसे पूछा गया है तो हम मान लेते हैं कि माना की धन बराबर 1 से, वो धन क्या है 1 से, ये धन 1 हो गया। अब इस धन के 40% का मान 120 है, तो ये धन हो गया x का 40% का मान क्या है बराबर 120 है, बन गया हमारे। यहाँ कहा गया था कि किस धन के 40% का मान 120 रुपए, तो हमने कहा वो धन 1 से और उसके 40% का मान बराबर 120 है। इस तरीके से कर सकते हैं एक तरीका, तो x मानकर करने का। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 40% अर्थात नीचे 100% का चिन्ह है, ये जब अड़ता है किसी भी संख्या की जब लगा होता है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने का मतलब है कि गुणा में 1/100 कर दो, या फिर कहने का मतलब है प्रतिशत आते भाग में 100 लगा दो, यानी बटा में यानी हर में
100 लगा देना है, ठीक है, और बराबर 120। x का मान हमें निकालना है, x यहाँ रह जाएगा 40/100। जब इधर पक्षांतरण करेंगे 120 की तरफ लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 100/40। तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 4 से कट गया 30 बार, और 30 को 10 से गुना किया तो 300 रुपये। तो x बराबर यानी धन बराबर क्या आ गया, 300 रुपये आ गए, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों। एक तरीका आप x नहीं मानना चाहते, यानी जब हमें कुल मान दिया हो, कुल मान निकालना हो, कोई संख्या निकालनी हो, कुछ धन निकालना हो, कुल धन निकालना हो, तो हम कैसे करते हैं, रामबाण विधि से। तो उस धन के 40% का मान 120 दे रखा है, ठीक है। तो 120 गुणा में जो 40% है उसका उल्टा कर देंगे तो 100/40, यानी रामबाण विधि से हम कर देंगे, ठीक है। तो पूरा 100% होता है, 100 पर आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कट गया हमारे 30 बार, 30 को 10 से गुना किया तो 300 रुपये। इस तरीके से हम कुल मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी जो प्रतिशत दिया होता है उसका उल्टा करके उस संख्या से गुणा कर देना है, तो 300 रुपये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप x मानकर भी करोगे तो भी आपका सही है, और आपको टाइम बचाना है, बिल्कुल जल्दी से करना है, तो आप इस रामबाण विधि से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या हमें पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरा, अगर हम दूसरे परिभाषा की बात करें तो जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमारी संख्याएं 1 से 10 तक में से पूछा है, ठीक है। तो 1 की हम बात करें तो 1 तो हमारी क्या होती है, 1 की हम बात करें तो 1 न तो भाज्य संख्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट लगाकर लिख देना। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। 1 न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या तो है, लेकिन जब भाज्य अभाज्य की बात की जाएगी तो 1 दोनों में ही नहीं गिना जाएगा, न तो भाज्य में गिना जाएगा और न ही अभाज्य में। तो हम 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 को देखते हैं, तो 2 में 1 और 2 का ही भाग जा रहा है, 1 का और 2 का, ठीक है। तो जिस संख्या में 1 और स्वयं का जाता है वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। 3 की बात करते हैं, तो ऐसे तो मैंने लिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बता रही हूँ यहाँ पे कि 3 में 1 का और 3 का भाग जाता है, 1 और स्वयं का ही जा रहा है, तो 3 भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई। 4 की बात करें तो 4 में 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 2 दूनी 4 और 4 का भी जाता है, तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला गया, तो फिर ये भाज्य हो गई। तो फिर 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के बाद आते हैं 5, तो 5 में 1 का जाता है और 5 का, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, 1 और स्वयं का ही जा रहा है, तो 5 भी क्या हो गई, हमारी अभाज्य संख्या। 6 की बात कर ली जाए तो 6 में 1 का भी जाता है, 2 तिया 6 जाता है, 3 दूनी 6 जाता है, 6 कम 6, यानी 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 का भी जा रहा है, तो फिर ये भी हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो 6 के बाद आते हैं हमारे 7, तो 7 में 1 और स्वयं का ही जा रहा है, 1 का और 7 का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो 7 भी क्या हो गई, हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद में 8, तो 8 हम लेते हैं, तो 8 में देखिए, 8 में हमारे 1 का जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, 4 दूनी 8 और 8 का भी जाता है, यानी 1 और स्वयं के अलावा 2 और 4 का भी जा रहा है, इसलिए अभी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9 आता है, तो 9 में 1 का जाता है, 3 तिया 9 होते हैं, 9 एकम 9 होते हैं, तो 1 और 9 के अलावा यानी 1 और स्वयं के अलावा 3 का भी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं। उसके बाद 10 है, तो 10 में देख 10 तक बोला है, तक का मतलब है 10 को भी देखना है, तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, तो 1 और स्वयं के अलावा 2 और 5 का भी जा रहा है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कितनी आई हमारी 1 से 10 तक में, 2 3 5 7, यानी 4 संख्याएं आई। कितनी संख्या आई है, 4। अगर आप 1 को गिन लोगे तो फिर 5 हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 1 से 10 तक में
संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 ही होती है, 2, 3, 5, 7। ऐसे तो मैंने 1 से 100 तक में आपको पूरी बता दी थी कंप्लीट, फिर भी आपको एक बार फिर डिटेल से मैंने पूरा बता दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा संख्या पैटर्न 7, 14, खालिस्तान 56, 112 में लुप्त संख्या है। लुप्त मतलब यहाँ जो जगह छूटी हुई है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और संख्या एक पैटर्न में चली जा रही है, यानी एक पैटर्न में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ लुप्त संख्या आपको बतानी है कि यहाँ खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 7 है, फिर 14 है, फिर खालिस्तान है, फिर 56 है और फिर 112 है। तो किस पैटर्न पे चलती है तो देखते हैं। तो 7, 14 कैसे आए? 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14 आते हैं, और अगर 14 को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 28 आते हैं, और 28 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 56 आते हैं, और 56 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 छकी 12, 2 15 से 11 यानी 112 आते हैं। इसका मतलब 2 से गुणा करने पर ये हमारा पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब है 2 से गुणा करने पर आ रहा है। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, यानी डबल अप इनका किया जा रहा है, यानी 2 से गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ लुप्त जगह पर क्या आएगा? हमारे जो लुप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से इसमें डबल भी आ जाता है संख्या पैटर्न में, या फिर 2 जोड़े जा रहे हैं, 2 घटाए जा रहे हैं, या 1 गुणा करके 2 जोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से कैसे भी इसका पैटर्न चलता है। जैसे हमारे आकृतियों में संख्या श्रेणी क्रम में आकृति आती है, उसी तरीके से यहाँ गणित में भी हमारे संख्या का पैटर्न यानी श्रृंखला वाला संख्या पैटर्न हमारे आता है। तो उसमें लुप्त भी पूछ सकते हैं और आगे वाला पद भी हमें पूछ लेते हैं। इस तरीके से वो एक पैटर्न पर आधारित। तो ये पैटर्न था हमारे कि डबल हो रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, कभी जोड़ भी दिया जाता है समान समान संख्या, और कभी समान समान संख्या घटा भी दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 28। तो आज हमने गणित के 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन प्रश्नों को हमने हल किया है। तो अगर आपको प्रश्न समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।